आदिवासियों से बार बार हुए विश्वासघात, क्या बदलेगी राजनीति की दिशा? भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में आदिवासी समुदाय न केवल सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, बल्कि प्रकृति से जुड़ी एक आत्मनिर्भर जीवन शैली का प्रतिनिधित्व भी करता है। हालांकि स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी यह समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पर ही बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति कभी ईमानदारी से इनकी समस्याओं को समझेगी, या फिर हर बार इनसे केवल वादों के जरिए छल ही होता रहेगा। इतिहास की जुबानी उपेक्षा की कहानी। आदिवासी समाज का भारत में हजारों वर्षों पुराना इतिहास रहा है। यह समुदाय जंगल, जल और जमीन के साथ गहरा रिश्ता रखता है, लेकिन औपनिवेशिक शासनकाल से लेकर आज तक विकास और विस्तार के नाम पर सबसे पहले आदिवासियों को ही विस्थापित किया गया है। ब्रिटिश शासन ने जब जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित किया, तो आदिवासियों को उनके पारंपरिक संसाधनों से काट दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी राज्य और केंद्र सरकारों ने आदिवासियों को शामिल करने के बजाय मुख्य धारा में लाने के नाम पर उन पर सांस्कृतिक और आर्थिक दबाव बनाए रखे। विकास बनाम विस्थापन, सबसे बड़ा धोखा। आज तक लाखों आदिवासी अपने घर, खेत और जंगल से खो चुके हैं। कारण बड़े बड़े बांध, खनन परियोजनाएं, औद्योगिक कॉरिडोर और जंगलों का व्यावसायीकरण। उदाहरण स्वरूप नर्मदा घाटी परियोजना, झारखंड बस्तर क्षेत्र में कोयला खनन, छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट आदि के कारण लाखों आदिवासी परिवार विस्थापित हुए हैं। इन विस्थापनों में सबसे कड़वी बात यह रही कि नेताओं और अधिकारियों ने पुनर्वास और मुआवजे के जो वादे किए, वे अक्सर अधूरे या धोखेबाजी पर आधारित रहे। एक सर्वेक्षण के अनुसार जिन आदिवासियों को उनकी भूमि से विस्थापित किया गया, उनमें से 70% को आज तक समुचित पुनर्वास नहीं मिला। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का खोखलापन। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभाओं और संसद में आरक्षण का प्रावधान किया है, परंतु असली प्रश्न यह है कि क्या ये जनप्रतिनिधि सच में अपनी जातीय आवाज़ बन पाए हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये नेता राजनीतिक दलों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। वे पार्टी लाइन से बाहर जाकर आदिवासी हितों की बात नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त जमीनी स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभाओं में भी भ्रष्टाचार और बाहरी हस्तक्षेप के कारण आदिवासियों की भागीदारी सीमित हो जाती है। पेशा और वन अधिकार अधिनियम, आशा की किरण या प्रशासनिक भरमजाल। पेशा कानून और वन अधिकार अधिनियम आदिवासियों को आत्मनिर्भर और अपने संसाधनों पर नियंत्रण देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम थे, लेकिन इन कानूनों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की उदासीनता और नौकरशाही की जड़ता ने इन्हें कमज़ोर बना दिया। उदाहरण के लिए, कई गांवों को आज तक वन ग्राम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जबकि वे दशकों से जंगलों में बसे हैं। ग्राम सभाओं को कानूनी अधिकार देने की बजाय अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी की जाती है। संस्कृति और पहचान पर संकट। आदिवासी समुदाय केवल भूमि से नहीं, अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं से भी जुड़ा होता है, लेकिन आधुनिकता और तथाकथित मुख्यधारा की दौड़ में यह संस्कृति पूंजी नष्ट होती जा रही है। हजारों आदिवासी भाषाएं विलुप्त के कगार पर हैं। पारंपरिक नृत्य, संगीत, तीज त्योहार और शिल्प को पहचान नहीं मिलती। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा और मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों ने आदिवासी बच्चों को उनके जड़ों से दूर कर दिया है। आदिवासी महिलाएं दोहरी मार्च की शिकार। आदिवासी महिलाएं दोहरे शोषण की शिकार हैं।
एक ओर वे जातीय हाशिए पर हैं, दूसरी ओर लैंगिक असमानता का भी शिकार हैं। खनन क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती और विस्थापन की स्थिति में सबसे ज़्यादा कष्ट उन्हें ही झेलना पड़ता है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ आदिवासी महिलाएं नेतृत्व के क्षेत्र में आगे आई हैं और जल जंगल जमीन की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। नवजागरण की शुरुआत, कुछ सकारात्मक संकेत। इन तमाम समस्याओं के बावजूद अब आदिवासी समाज में एक जागृति का भाव देखा जा रहा है। कई युवा अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय आंदोलन जैसे पत्थलगड़ी जल जंगल जमीन आंदोलन आदि ने अपनी परंपरा और अधिकारों की रक्षा के लिए जन चेतना को मजबूत किया है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने भी आदिवासियों को अपनी आवाज़ रखने का एक मंच दिया। अब वे केवल पीड़ित नहीं हैं बल्कि संघर्षशील भी हैं। क्या बदलेगी राजनीति की दिशा? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति आदिवासी हितों को ईमानदारी से प्राथमिकता देगी? क्या नेता केवल चुनावी मौसम में ही आदिवासी इलाकों की ओर रुख करेंगे या फिर उनके अधिकारों को अस्थायी रूप से नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा? जब तक आदिवासी समुदाय को केवल एक वोट बैंक समझा जाता रहेगा, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। परिवर्तन तभी आएगा जब नीतियां उनकी भागीदारी से बनेंगी, जब योजनाएं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ज़मीन पर लागू होंगी। निष्कर्ष: भारत अगर वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा को समझना चाहता है तो उसे आदिवासी समाज की पीड़ा, पहचान और आकांक्षाओं को स्वीकार करना होगा। विकास तभी सार्थक होगा जब उसमें आदिवासियों की भागीदारी हो, उनकी सहमति हो और उनके अधिकार सुरक्षित हों। अब समय आ गया है कि आदिवासियों से बार बार होने वाला विश्वासघात रुके और उनकी बात केवल घोषणा पत्रों में नहीं, नीति और न्याय के केंद्र में सुनी जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जोहार।